हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले कि आपको लेक्चर जो कंटिन्यू सीरीज में मिल रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको 5 कॉन्टिनेंट कंप्लीट करा दिए। इसके आगे और एशिया और यूरोप कराने बाकी है, वो भी हम उन्हीं लेक्चरों की भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वो मेरे ओल्ड वीडियो है। लेकिन वो सारा डाटा हिस्ट्री, कोई चेंज होने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं कि कोई चीज़ चेंज हो जाएगी। जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब हिस्ट्री है, वो सब वही रहने वाला है, ना कोई चीज़ उसमें अपडेट होने वाली। हाँ, कोई चीज़ नई उत्खनन में या खुदाई से कोई प्राप्त होती है तो वो ज़रूर अपडेट की जाएगी, और वो भी मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ आपके साथ बता दूं, ये आपका एकदम अपडेटेड वीडियो है उसी सीरीज को लेकर के आगे, क्योंकि वो ओल्ड वाले लेक्चर मैंने इतने ही बना पाया था या मैं नहीं दे पाया। लेकिन इस बार ये सीरीज आपको कंप्लीट मिलेगी और कंप्लीट ये सीरीज आपके साथ की जाएगी। थोड़ा मैं बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपने इससे पहले 7 लेक्चर शायद आ चुके हैं, और 7 लेक्चर में जिन टॉपिकों की हमने आपके साथ बात की थी, वो सब एंशिएंट हिस्ट्री किस प्रकार से, क्या उसके इतिहास के जानने के स्रोत होंगे, पुरातात्विक स्रोत क्या होंगे, ये सब चीजें हमने बेसिक बातें की थी। उसमें फिर हिस्ट्री में हमने ये देखा था कैसे प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण की बात की, कैसे एक इंसान पत्थरों का यूज करके शिकार वगैरह किया करता था, पर कैसे शिकार करते करते पहले कच्चे मांस को खाया, फिर आग की खोज की, फिर आग पर भुना मांस खाया। इस प्रकार कैसे फिर जानवरों को पालना सीखा, पाल करके फिर वो खेती करने पे आ गए, झोपड़ियां बनाने से लेकर के पहिए का आविष्कार, और आज जो हम एक मानव मॉडर्न ह्यूमन बन चुका है, एक मॉडर्न होमोसेपियंस हो गया है। जिस प्रकार आज ये टेक्नोलॉजी के साथ हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक की एक सफर अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, ये चीज़ों को जानने से पहले, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं या इतिहास के टॉपिक की बात करते हैं, कि जब हमें कभी इतिहास को जानना हो या इतिहास की चीज़ों को जानना हो, तो इसको जानने के लिए किसी भी चीज़ के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इससे पहले लेक्चर में आपके साथ ये बात कर चुका हूँ स्रोतों की। देखिए, यहाँ मैं कुछ और चीज़ें, ये आपके सामने एक चार्ट लाया हूँ, और मैं यहाँ कहूँगा जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में मतलब कि हिस्ट्री का टॉपिक हो, हिस्ट्री को लेकर के बात हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी सैनिक स्कूल से लेकर के कोई भी एग्जाम्स हो, उन सब में चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हम सोर्स या रिसोर्स की बात करेंगे कि इतिहास को, यहाँ डला भी है आपके सामने हेडिंग कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। स्रोत क्या होंगे, रिसोर्स क्या होंगे, कि कहाँ, कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं या किस प्रकार का जो डाटा या मटेरियल जो हमें मिला है, जिससे हम अपने इतिहास की पहचान कर सकते हैं या अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे बात कर लूँ, यहाँ पे पहली हेडिंग आती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इतिहास को जानने के पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं मैं बात करूंगा। फिर इससे पहले यहाँ पे आती है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण का मतलब है कि जो विदेशी यात्री आए, उनने यहाँ आकर के भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा, जो उनने चीजें लिखी, जो यात्राएं की, और अपनी किताबों में उस समय की संस्कृति को लिखा, कल्चर को लिखा, धार्मिक स्थिति को लिखा, सामाजिक स्थिति को लिखा, आर्थिक स्थिति को लिखा, राजनीतिक स्थिति को लिखा, क्या सारी व्यवस्थाएं थी, क्या चीजें थी, टेक्नोलॉजी जो भी थी, वो सब चीजें बारे में जानेंगे। फिर हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो इंडिया के द्वारा लिखे गए, जिसमें एक धार्मिक साहित्य की बात करेंगे और एक गैर धार्मिक, जिसका संबंध धर्म से है, मतलब जो एक कैसा होगा, रिलीजन से रिलेटेड होगा, तो रिलीजन लिटरेचर बोल सकते हैं। और एक जिनका संबंध बिल्कुल भी धर्म से नहीं है, जो किसी भी राजा के टाइम पे लिखा गया है, राजा की वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साथ पुरातात्विक स्रोत की, आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं। पुरातात्विक मतलब होता है, पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो चीजें हमें खुदाई से प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई, खुदाई से प्राप्त हुई। अब खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती हैं, तो ये दो तरीके से होती हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर होती हैं, ऊर्ध्वाधर, एक होती हैं क्षैतिज। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल, एक, अब ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार से एक गहरी खुदाई के साथ हम खोदते चले गए। जैसे एक जमीन में हमने गड्ढा किया, और गड्ढा करने के बाद फिर हमने उसको देखा, कोई भी एक गहरा सा होल किया जमीन के अंदर, और देखा 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, और ऐसे करके 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50, 100 मीटर, और खुद से चले गए। तो इससे ये पता चलेगा, ये चीज़ों की जानकारी लगेगी
कि वो जो जगह है, जिस जगह पे हम खुदाई कर रहे हैं, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, उस जगह पे वो लेयर या मिट्टी की परत कितनी पुरानी है, कितनी बार वो जगह एकदम न्यू मिट्टी का निर्माण किया है, या फिर उस जगह कितनी बार वो संस्कृति है या कोई भी वहाँ पे जो बस्तियां जो बनी थी या मानव कितनी बार वहाँ पे बसा या क्या चीजें हुई, तो वहाँ पे कितनी बार इन सब चीजों का वो हुआ। तो ये सब चीजों की जानकारी हमें ऊर्ध्वाधर खुदाई से पता चलती है। क्षैतिज मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा शहर, एक पूरी की पूरी बस्ती, एक पूरी की पूरी संस्कृति की हमें जानकारी मिली, जैसे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इनकी बात करेंगे, मेसोपोटामिया जैसे कि इन सब चीजों की यहाँ पे बात करेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पढ़ने से पहले और भी चीजें हम जानेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि भी चीजें जो हमें खुदाई से प्राप्त हुई हो। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जब हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट आता है कि जब भी कोई चीज जितनी पुरानी होगी, जब कोई वस्तु हो, जैसे कोई मान लो हमें वस्तु प्राप्त हुई, कोई हमें सामान मिला या कोई चीज मिली, कुछ भी मिला, अब इसको हमें पता करना, जैसे हमें सिक्के मिले, मोहरें मिली, ईंटें मिली, या कोई भी ऐसा आभूषण मिला या कोई भी यहाँ पे गहने मिले, तो जो चीजें मिली वो कितनी पुरानी थी या कितना उसका वक्त या टाइम था, तो ये हमें चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं उसका यूज हम करते हैं कार्बन डेटिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? कार्बन डेटिंग। ये क्या होता है मैं इसको डिटेल से आपके साथ बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा एक बार ये समझ लीजिए, इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आप ये समझ गए होंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य भी जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाए, और इसके लिए एक अलग से आज डिपार्टमेंट भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप ASI के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कौन चीज कितनी पुरानी है, कितने टाइम की है, किस समय की है, ये उसकी जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है। चलो हम इसके और कुछ बात कर लें, कुछ टॉपिक की यहाँ देख लीजिए, बड़े ध्यान से यहाँ देखिएगा आप कि यहाँ पे आता है कि भौतिक साक्ष्य। भौतिक साक्ष्य भी साक्ष्य, जैसे कि हमें बने हुए पूरे स्मारक भवन, जैसे बिल्डिंग्स मिली हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में पूरे के पूरे मकान मिले हैं, भवन बिल्डिंग्स बनी हैं, विशाल स्विमिंग पूल मतलब कहते हैं स्नानागार मिले हैं, बड़े अन्न का भंडार मिला है, अन्न रखने की नालियां बड़ी मात्रा में मिली हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीजें जो मिली हैं, जैसे विशाल बिल्डिंग्स वगैरह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, तो वो आज भी मौजूद हैं। तो इसे बोलेंगे भौतिक अवशेष हमें आज प्राप्त हुए। यहाँ पे इंपोर्टेंट ये आता है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है आपके सिक्के, कॉइन। तो जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स की इंपोर्टेंट बात ये हो जाती है कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं इनकी और डिटेल से बात करूंगा आपके साथ कि कॉइन्स में क्या इंपोर्टेंट होता है। कॉइन्स क्या रहता है, जब किसी सबसे पहले किस राजा ने सिक्के चलवाए और उस राजा की स्थिति कैसी थी, क्योंकि अगर सोने के सिक्के होंगे तो ये कह सकते वो राजा बहुत या वो राज्य बहुत अमीर रहा होगा। अगर उस राज्य में चांदी के सिक्के हैं तो थोड़ा सा अमीर होगा, अगर उसमें तांबे के या कांसे के मतलब कॉपर के या पीतल के, ब्रॉन्ज के सिक्के चलते तो थोड़ा और होगा। चमड़े के भी सिक्के मिलते हैं, यहाँ तक कि कांच के भी सिक्के मिलते हैं। आप ये जानकर ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको मैं बता दूं कि सिक्के में बहुत वैरायटी है, सोने, चांदी, तांबा, ब्रॉन्ज और यहाँ तक कि कांच मतलब आपका ग्लास के सिक्के मिलते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी यहाँ पे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो देखेंगे वीडियो, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि मुझे यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि शीशे के सिक्के किस वंश के राजाओं ने चलाए थे और सबसे ज्यादा वो प्रचलित भी थे आगे। चलो ठीक है, और बात करते हैं। फिर इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके साथ अभिलेख। अभिलेख मतलब अभिलेख में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं वो लेख जिसको या तो तांबे पे लिखा गया, ताम्रलेख आ जाएगा, जैसे कि ताम्रलेख क्या आएगा, ताम्रलेख। और क्या आएगा, शिलालेख। शिला मतलब पत्थर पे लिखा गया, शिलालेख। तो ताम्रलेख है, शिलालेख है और अभिलेख है। अभिलेख मतलब शिला मतलब एक पत्थर टाइप का बना दिया और उस पे पिलर पे कुछ राजा के द्वारा जो मैसेज दिए गए या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई या जो भी राजा के द्वारा जो ऑर्डर या जो आदेश दिया गया उसको क्या किया, उस पे रखवा दिया या लिखवा दिया और वो सबको मैसेज जाएगा। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट का काम करेंगे। ठीक है, अब अभिलेख क्या हो गया, पत्थर पे लिखाए गए, तांबे के पत्ते पे लिखाए गए, या फिर जो मतलब कि कह सकते हैं मतलब जो पेड़ की जो छाल होती थी उन पर भी लिखवाए जाते थे। इनकी हम और डिटेल से बात करेंगे। अगला इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ की मूर्तियां बताती हैं कि इनका रिलीजन क्या था, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनका आर्ट एंड कल्चर क्या था, इसमें किस प्रकार की कला संस्कृति थी, किस प्रकार का, ये सब चीजें देखो, ये धार्मिक चीजें भी शो करती हैं मूर्तियां। और यहाँ की मूर्तियां धार्मिक चीजों के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था भी शो करेंगी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति भी शो करेंगे, ये भी बात करेंगे। अगला इंपोर्टेंट रोल प्ले आता है मूर्तियां जो बनाई जाती है एक, अब चित्रकला या तो दीवारों पे बनाई जाएगी या फिर चित्रकला को या फिर घरों को सजाने के लिए ये सब चीजें यूज करेंगे।
इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगी मोहरे। मोहरे, अभी मोहरे भी वही होती थी जो राजा राजा का इंडिकेशन होती थी। राजा का इंडिकेशन का मतलब था कि मोहरे जो रहती थी किसी एक स्पेशल राजा के द्वारा बनाई जाती थी, तो उसका राज्य का चिन्ह होता था इस पर, और ये व्यापार के लेन देन में काम आती थी या फिर किसी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती थी मोहरे। तो मोहरे हो जाएगी। तो हमने पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या देखा, तो पुरातात्विक साक्ष्य में देखिए आप यहाँ पे, तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमने क्या क्या देखा ये याद रखना, ये लिखने में भी आ सकता है। तो जितने भी जो मेंस स्टेट पीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में लिखेंगे तो उसके लिए भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्या होगा, भौतिक अवशेष देख लेना, सिक्के देख लेना, कॉइन का सिस्टम, अभिलेख देखो यहाँ पे कितने सारे, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे, ये इंपोर्टेंट है। अगला इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है सेकंड हेडिंग जो आती है वो आती है विदेशी यात्री। भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं और उनने जो भारत की यात्राएं की हैं, यात्रा करते टाइम पे क्या होता है, जैसे अभी लोग घूमने आते हैं, अलग बात है कि आज का एटमॉस्फेयर देखेंगे, आज की चीजों को लिखेंगे, लेकिन उस समय अभी जो हमने चीजों को एविडेंस को स्टार्ट कब से किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा कब से बना, तो 1861 में तो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्क करना स्टार्ट किया, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन इंपोर्टेंट ये आता है कि जो विदेशी यात्री, जैसे इससे पहले देखो चीनी यात्री फयान है, हवेनसांग है, और इससे पहले और इसिंग वगैरह है, और इतने पुराने पुराने यात्री जो यहाँ पे मिलेंगे, तो वो देखो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और सभी यात्री देखो, यूनानी यात्री आएंगे यहाँ पे, रोमन यात्री आए हैं, अरबी यात्री आए हैं। अब इसमें जो कुछ नए हैं, इब्न बतूता है, अलबरूनी वगैरह है, इनके नाम देख लेंगे। इब्न बतूता तो मोरक्को का था, अलबरूनी वगैरह है, इनके नाम हम देख लेंगे। इब्न बतूता मोरक्को का। चाइना में जैसे आपका का हवेनसांग है और आपका फयान है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, तो चीनी यात्री मतलब जो विदेशी यात्रियों के द्वारा यहाँ पे इनने जब यात्रा की ट्रैवल किया, ट्रैवल के बाद फिर इनने क्या लिखी, बुक्स, किताबें। यहाँ पे जो इनने चीजों को देखा, यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर देखा, संस्कृति को देखा, धार्मिक व्यवस्था को देखा, राजाओं के सिस्टम को देखा, सारी चीजें यहाँ की सब चीजें इन बुक्स में इनने लिखी इनने। तो इन सारी बुक्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स थी और कौन कौन से यहाँ पे चीनी यात्री मतलब कौन कौन से विदेशी यात्री थे। तो सेकंड एविडेंस हो गया। तो जब कभी भी हम हिस्ट्री को जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को, तो पहला पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गए। सेकंड देखेंगे कि विदेशी यात्री जो रहेंगे, विदेशी यात्री ने किस प्रकार की चीजों को दिया, यूनानी है, रोमन है, अरबी है, चीनी है, ये भी चीजें देख लेंगे हम लोग। अगला आता है आपके सामने साहित्यिक स्रोत। अब लिटरेचर की बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के एविडेंस आते हैं। तो लिटरेचर में देखो इंपोर्टेंट है, जो हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं जो एकदम प्रूफ और एकदम परफेक्ट मिलते हैं। सबसे इसमें इंपोर्टेंट आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक मतलब जो रिलीजन, जिनका संबंध है रिलीजन से रहा है, और एक है गैर धार्मिक साहित्य जो राजाओं के टाइम पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है कि धार्मिक साहित्य में दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो ब्राह्मण साहित्य जिनको ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है, और एक गैर ब्राह्मण साहित्य। अब थोड़ा ये पढ़ने से पहले, चीजें समझने से पहले थोड़ी ये चीजें समझ लो। आप जानते हैं मनुस्मृति में इस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। ऋग्वेद में भी है कि 4 वर्ण। अब 4 वर्ण कौन कौन से थे? 4 वर्ण थे आपके ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और आपका शूद्र है। ये 4 वर्ण है। अब 4 वर्ण का मतलब ये 4 वर्ण है, इनको केवल सबके इनके कर्म भी बांट दिए, जबकि ऋग्वेद में इनको इनके कर्म मतलब काम के आधार पर बांटा गया था। भाई जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, उत्तर वैदिक पीरियड में जाएंगे, तो इनको एक एक्चुअली स्थिति कहते हैं कि ये एकदम कैसा बना दिया, वंशानुगत बना दिया कि जो चीजें हैं वो ऐसी रहेंगी। अब यहाँ बोल दिया कि जो पढ़ने लिखने का काम करेंगे वो कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे। तो जो भी सारे ये ग्रंथ लिखे गए वो सारे के सारे किसने लिखे? ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। सारे के सारे जो ग्रंथ हैं या जो भी यहाँ पे चीजें बोली गई वो किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा बोली गई। चलो हम कुछ और बात कर लेते हैं, चीजें हम समझ लेते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में ये चीजें जो बोली गई हैं, इसमें जो सबसे पहले आते हैं वेद। अब वेद में क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। अब उपनिषद की बात करेंगे, 108 उपनिषद है, अरण्यक हो गए, पुराण हो गए, स्मृतियां हो गई, और भी चीजें हम और भी बात करेंगे क्या क्या है। फिर से यहाँ पे वेदांग वेदांग वगैरह भी है। तो ये सब धार्मिक साहित्य के पार्ट हो जाएंगे। इंपोर्टेंट ये आता है, ये भी धार्मिक ग्रंथ ही है, लेकिन यहाँ पे एक गैर ब्राह्मण साहित्य क्यों लिख दिया है? इंपोर्टेंट पॉइंट है, और यही चीज आपको समझनी है। जब उत्तर वैदिक पीरियड जब यहाँ पे खत्म होगा और उत्तर वैदिक पीरियड के बाद यहाँ पे 2 धर्म, 2 रिलीजन निकल के आएंगे, बौद्ध और जैन। क्योंकि अभी सबको ये लग रहा था कि ईश्वर ने ब्राह्मणों को ही क्या दी है?
कि ईश्वर की मर्जी है कि ईश्वर की ही मर्जी से, या ईश्वर के प्रतिनिधि कौन है, ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण को ही सारे समाज के रीति रिवाज, सारे धर्म के कार्य, जो भी चीजें हैं वो सब कौन किया जाएगा, ब्राह्मण के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब उत्तर वैदिक पीरियड के बाद, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल के बाद अचानक से परिवर्तन होता है और बहुत बड़ी स्थिति में ये चीजें चेंज होने को मिलती हैं। और वो मिलती हैं कि पहली बार धार्मिक ग्रंथों को लिखा गया, और जिसमें दो चीजें निकल के आई, बौद्ध और जैन। इंपोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब बौद्ध और जैन आपके सामने यहाँ पे जब आए, जब बौद्ध और जैन जब आए, तो जब बौद्ध और जैन आए, इंपोर्टेंट ये था कि ब्राह्मण नहीं थे, कौन थे, क्षत्रिय थे। यहाँ पे चीजें चेंज हो गई, और इसने ये उस जो कुप्रथा थी, जो ये मान करके चल रहे थे कि केवल और केवल सारी चीजें धर्म की, सारी व्यवस्थाएं केवल के ब्राह्मणों के हाथ में है। अब ये जब चीज आने के बाद, क्षत्रिय सिस्टम आने के बाद, और क्षत्रियों ने प्रूव करके दिखा दिया कि कोई भी आकर के ईश्वर की या धर्म की व्यवस्था में आकर के बदलाव कर सकता है, चीजों को ले सकता है, या उनके कार्यों को कर सकता है। बस उसके मन में ईश्वर के प्रति या सभी के समाज के प्रति कैसी हो, समानता की सोच हो कि सभी इक्वल है, सभी मानव है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। ये सब सोच के साथ जब बौद्ध और जैन आए, तो यहाँ पे जो ब्राह्मणों के जो कॉन्सेप्ट थे वो टूट गया, वो सारी फिलॉसफी टूट गई, और यहाँ पे दो चीजें निकल के आई, बौद्ध ग्रंथ, और इसलिए इनको कहा गया गैर ब्राह्मण साहित्य। अब बौद्ध ग्रंथ की किताबें अगर मैं बात करूं, सूत्र पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, बुद्ध चरित्र है, दीप वंश है, महावंश है, ये सारी किताबें हैं। तो इनकी हम बात करेंगे बहुत डिटेल से, क्योंकि इनकी सारी किताबें लिखी गई। सूत्र पिटक, उनके कैसे नियम थे, उनके आश्रम के क्या नियम थे, बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, वो विनय पिटक में डाला। बुद्ध चरित्र, बुद्ध का चरित्र कैसा था, कैरेक्टर, चीजें, दिनचर्या कैसी थी, वो बातें बुद्ध चरित्र में डाला। दीपवंश महावंश, जिस प्रकार से बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के शिष्य जब श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में किताबें लिखी गई, वहां पे स्पेशली ये चीजें हैं। फिर आगे बात करेंगे। अब जैन ग्रंथ में आचरांग सूत्र है। देखो यहाँ जैन ग्रंथ की बात हम कर रहे थे, तो जैन ग्रंथ पहले बोला आचरांग सूत्र है, कल्प सूत्र है। तो जैसे कि बुद्ध के दीपवंश है, महायान है, और बुद्ध चरित्र है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, उसी प्रकार के जैन के आचरांग है, कल्प सूत्र और भी है। तो जो भी जब हम स्पेशली पढ़ेंगे टॉपिक को, तो वहां पे इन टॉपिकों को और इनके धार्मिक साहित्यों की हम वहां पे बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपका अगला आता है गैर धार्मिक साहित्य। अब गैर धार्मिक साहित्य का यहाँ जो मतलब है, जो मीन्स है, जैसे हमने यहाँ देखा था कि धार्मिक साहित्य जिनकी चीजें जो बताई गई, वो सारी की सारी चीजें धर्म से है या धर्म से लेकर के है। देखो यहाँ पे क्या था, जो धार्मिक साहित्य था, इस ऋषि मुनि है, तपस्वी लोग हैं, सन्यासी है, लेकिन है सब समाज के बारे में, जो समाज की व्यवस्थाएं थी, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब व्यवस्थाएं के बारे में दिया गया था। लेकिन गैर धार्मिक साहित्य यहाँ इंपोर्टेंट है कि राजा के बारे में बताया गया। किसके बारे में? राजा। जब कोई राजा, राजा ने अपने खुद के नियम बनाए। अब नियम क्या होंगे? रूल्स रेगुलेशन बनाए, खुद के क्या बनाए? रूल्स बनाए, नियम बनाए। अब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, यहाँ पे नियम बनाने के साथ साथ यहाँ पे फिर बात आएगी कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजा की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये जो सारी चीजें, एक राजा जो अपने एक राज्य को चलाने के लिए, जो किसी भी स्टेट को रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार की चीजों को काम करता था, किस प्रकार की चीजों पे वर्क करता था, तो वो सारी की सारी चीजें इन ग्रंथों में लिखी है। जैसे कि इसमें एक आता है रात तरंगी। अब रात तरंगी जो किताब जो लिखी गई है, वो आपके कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, और इसमें जो इतिहास जो बताया गया, वो बताया गया कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर की जितनी भी हिस्ट्री है, तो वो इसमें ज्यादातर जो इससे पहले जो राजा हुए हैं, वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। अब हर चरित्र है, अब हर चरित्र जो राजा है, ये आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट जो मध्य प्रदेश के कवि थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं। और मैं बता दूं कि हर्ष चरित्र के हर्ष एक राजा है, हर्षवर्धन नाम है। हर्षवर्धन आपका कन्नौज राज्य क्षेत्र में इसका शासन था। तो उसी के कैरेक्टर, उसी के चरित्र को लेकर के एक किताब लिखी थी बाणभट्ट के द्वारा, जो लिखी गई है, जिसका नाम है हर्ष चरित्र। कैसे एक हर्ष, इसकी बात करूंगा मैं स्टोरी पूरी, जब इस स्पेशली टॉपिक को लेकर के पढ़ाऊंगा तो वहां पे बात करेंगे। अगला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो किताब का जरूर नाम अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें सारी की सारी चीजें राजनीतिक
पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर के बात की गई, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के बात की गई। अर्थव्यवस्था की तो एक नाम मात्र की बात की गई है, लेकिन इसमें किसी भी राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए। जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, कि राजा के कैसे 7 सिद्धांत होने चाहिए। तो जैसे सेना है, खुद राजा है, उसकी प्रजा है, और जैसे कि उसके दुर्ग हो गए मतलब किले हो गए, और उसकी अर्थव्यवस्था है, मंत्री है, ये सब बातें बताई गई। ये सब सिद्धांत हम पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। फिर अगला आता है संगम साहित्य। तो संगम जो साहित्य के जितने भी यहाँ पे जो चीजें बताई गई संगम साहित्य के जो इतिहास, तो वहां पे ये सारी बातें हम कर लेंगे। तो यहाँ रहा, हमने आपके साथ डिस्कस किया, चीजों को बताया, और जो चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की वो प्राचीन इतिहास के स्रोतों की बात की। ये मैं आशा करता हूं कि आप ये चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, और ये आपको समझ में आया होगा कि टॉपिक को पढ़ने से पहले, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें किन किन चीजों को समझना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। अब हम इनके एक एक पहेलियों पे ये मैं बात कर चुका हूं, आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, जो लेक्चर डल चुके हैं, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। इसको मैं फिर से एक एक चीजों पे वीडियो बना दूंगा, जैसे विदेशी यात्रा विवरण है इसके ऊपर अलग से, यूनानी कौन कौन थे, रोमन कौन थे, अरबी यात्री कौन थे, चीनी यात्री कौन थे, इनकी न्याक है, पुराण है, स्मृति है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और ये आपको कैसा लगा मैं जरूर यहाँ आप कहूंगा। अगर कोई चीज डाउट होती है या कोई ऐसा रहता है कि जो चीज क्लियर ना हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने डाउट जरूर पूछें।